नमस्कार, आप सबका रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की इस पहल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बहुत सारे कार्यक्रम भी लेकर आते हैं और साल भर हमारी प्रदर्शनियाँ, एग्ज़िबिट्स, वर्कशॉप्स टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए और तमाम ऐसे वैज्ञानिकों से जुड़ना, जो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो हैं ही, लेकिन एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में एक नई राह दिखाते हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दौर में कि हम आने वाले आत्मनिर्भर भारत के उस बड़े सपने को सच्चाई में बदलने का एक एक हौसला रखते हैं। उसी सीरीज़ में आप जानते हैं कि रीजनल साइंस सेंटर भोपाल एक पॉडकास्ट सीरीज़ चला रहा है, जिसमें हम उन विशेषज्ञों से मिलते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ बदलाव किए हैं या जो एक उदाहरण हैं हम सबके बीच में हमारे इस यूथ के लिए जो स्कूल, कॉलेज के बच्चे इस प्रोग्राम को देखते हैं कि हम भी एक साधारण इंसान ह्यूमन होके एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कैसे कर सकते हैं और हमारे देश की प्रगति में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे योगदान दे सकते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ इस एपिसोड में एक खास मेहमान हैं, जिनको वैसे इंट्रोडक्शन की आवश्यकता तो नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डोमेन में, लेकिन चूँकि इस प्रोग्राम को हमारे बहुत वाइडर ऑडियंस भी देखती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर शंकर नाकेसर, जो कि आरआर कैट राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के भूतपूर्व डायरेक्टर भी हैं और एक प्रख्यात वैज्ञानिक हैं जो कि लेज़र फिजिक्स में अपने योगदान के लिए उस डोमेन में ग्लोबली भी जाने जाते हैं। आज हम उन्हें डायरेक्टर आरआर कैट के अनुभव के आधार पर या प्रख्यात वैज्ञानिक के आधार पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके निजी जीवन में थोड़ी सी झांकते हुए उनके बचपन से उनकी यात्रा के बारे में जानेंगे, ताकि आप और हम उनसे प्रेरणा ले सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। साइंस सेंटर की इस पहल में हमारी काउंसिल की ओर से, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की ओर से हम सब आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे इस खास प्रोग्राम पॉडकास्ट में। धन्यवाद साकेत जी। मुझे भी यहाँ आके बड़ी खुशी हुई और ये मेरे अनुभव साझा करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अगर इससे इंस्पिरेशन लेके ये यूथ अगर साइंस टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करे या उसके लिए डेडिकेट करे तो इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती। और ये जो रीजनल साइंस सेंटर इसके लिए जो कोशिश कर रहा है वो तारीफ़ काबिल है और मैं चाहता हूँ ये उपक्रम ऐसा ही चलता रहे और जो एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है रीजनल साइंस सेंटर का वो पूरा हो। नेशन बिल्डिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू सर। आप सबसे पहले तो हम हमारे पूरे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल परिवार की ओर से, नेहरू साइंस सेंटर की ओर से, हमारी काउंसिल की ओर से आपके इस बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। और चूँकि आपने कहा नेशनल बिल्डिंग अत्यंत आवश्यक, यानी एसेंशियल आप मानते हैं कि आज अगर भारत अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक नई राह पर चल पड़ा है और जो कि पूरी दुनिया के लिए एक सिरमौर भी बन रहा है कई टेक्नोलॉजीज़ की दौर में, कि हम भी वो कर रहे हैं जो दुनिया ने शायद हमसे इतनी जल्दी अपेक्षित नहीं किया था। ऐसे बदलाव के दौर में आपका एक इतना लंबा कार्यकाल रहा है, लेकिन उसके पहले मैं आपके स्टूडेंट लाइफ में जाना चाहूँगा, क्योंकि यूथ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने कहा कि 2047 में आत्मनिर्भर भारत के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न को लेके पूरे हम सब लोग सब काम करते हैं, हमारी काउंसिल भी उस मिशन में बहुत बड़ा योगदान प्ले करती है। तो सर, आप विद्यार्थी के रूप में जब आपका दौर था, आप स्कूल में थे, कॉलेजेस में रहे, तो आपकी यात्रा के बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताएँ और उन चुनौतियों के बावजूद आप अपनी दुनिया कैसे बना पाए? व्यक्तिगत अनुभव पहले हम सर वो जानना चाहेंगे। मैं अपने स्कूली जीवन के बारे में पहले कहूँगा, जैसे आपने कहा है, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो उनका ट्रांसफरेबल जॉब था और महाराष्ट्र में हर 2 ज़िले में एक केंद्र हुआ करता था, वहाँ उनकी ट्रांसफ़र होती थी। तो मैं महाराष्ट्र के कई ज़िलों में रह चुका हूँ, वहाँ पढ़ चुका हूँ और मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि मेरा दूसरी से चौथी जो सेकंड टू फोर्थ स्टैंडर्ड एजुकेशन जो है, वो एक टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है और उस ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल्स भी काफ़ी अच्छी होती थी और आजकल उनका भी स्टैंडर्ड अभी अच्छा हो रहा है, बीच में थोड़ा-सा डाउन था, बट वहाँ अच्छी शिक्षा मिली। उसके बाद फिर मैं अपने 8th स्टैंडर्ड के बाद से जो है, मैं सांगली में पढ़ा हूँ, वहाँ एक प्रख्यात स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ पे पटवर्धन हाई स्कूल करके था, वहाँ अच्छी शिक्षा मिली। फिर विलिंगडन कॉलेज था जो एक साइंस के लिए
जानी-मानी संस्था थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंदर। वहाँ मेरा 11th-12th का एजुकेशन हुआ और उसके बाद इंजीनियरिंग में मैंने वहीं एडमिशन ली थी, पल्सन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वो भी एक प्रख्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालय है। वहाँ मैंने बी इलेक्ट्रिकल किया और मुझे अच्छे टीचर्स मिले और भगवान की कृपा से मेरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक भी आया था और काफ़ी अच्छा सीखने का मौका मिला। वहाँ पे हैंड्स ऑन एजुकेशन और जो एक स्टाफ था वो भी काफ़ी डेडिकेटेड था। कई बार डाँटते भी थे कि हमारे कॉलेज से जो निकला हुआ हर स्टूडेंट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए वो लैब में चाहे जो भी काम हो वो परफेक्ट करवा लेते थे। नहीं हुआ तो फिर वो दोहराते थे कि आप परफेक्ट काम करो। तो इस तरह से कॉलेज एजुकेशन में जो है वो इवन टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा रोल रहा है। इसके अलावा घर से माता-पिता हैं और बाकी लोग भी जो है वो तो एनकरेज करते ही थे। बट ये एजुकेशन सिस्टम का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके साथ-साथ जो एक जनरल रीडिंग और जनरल एक्सपोज़र है वो भी काफ़ी अच्छा रहा। सौभाग्य से मैं जहाँ रहता था वहाँ लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी थी और हम लोग कई सारी किताबें ला के पढ़ सकते थे। तो एक एकेडमिक्स के अलावा एक जनरल एक्सपोज़र भी बहुत अच्छा रहा और इसके कारण व्यक्तित्व और आगे चल के उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। बिल्कुल। और चूँकि सर आपसे हम रूबरू आज सुबह से हो रहे हैं, मैं कई वक़्त हमें आपसे सुनने का मौका मिला। आपने कहा था कि जो ज्ञान है, ये नॉलेज है, वो किताबों में है। अगर आज हम इस डिजिटल स्टेज की बात करें, तो वो इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स या टेक्नोलॉजी के दौर में वो इंटरनेट पे है। हम रिलाय करते हैं कि चीज़ें वहाँ पर हैं, हम एक्सेस कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आत्मसात करने की है। तो ये पूरा दौर जब टेक्नोलॉजी ने उस स्तर से सिर और पैर नहीं पसारे थे, जब आप स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, लाइब्रेरी ही एकमात्र स्रोत हुआ करती थी, अपने गुरुओं के अलावा बेहतर वाइडर एक्सपीरियंस को अध्ययन करने के लिए। तो आप इस बात को कैसे सर हमें हमारे दर्शकों को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की इस चैनल को बताएँगे कि किताबें, दौर कोई भी हो, टेक्नोलॉजी के ऐज में चाहे वो ई-बुक बन जाएँ या किताबें कितनी ज़रूरी हैं और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कि हमें अपनी बातों पे अडिग रहते हुए जिस चीज़ की हमें जिज्ञासा है या हम हंग्री हैं उस ज्ञान को या उस विषय को आत्मसात करने के लिए, उससे हमारा आने वाला कल कितना सुदृढ़ और व्यक्तित्व में एक बहुत बदलाव हो सकता है, चाहे वो शिक्षा हो या वो अपनी करियर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जर्नी हो। देखिए, पहले जैसे आपने सही कहा कि इंटरनेट का फैलाव नहीं हुआ था और ज्ञान जो है वो गुरुओं के पास या किताबों में रहता था। ये बिल्कुल सही बात है और उस समय किताब लिखना भी इतना आसान नहीं था, तो जो लोग किताब लिखते थे और किताबों में जो ज्ञान रहता था वो बड़ा ही ऑथेंटिक रहता था और वो अपनी-अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, किताबों में जो है वो। बट हर स्टूडेंट का अपना बैकग्राउंड रहता था, वही किताब पढ़ के कोई ज़्यादा सीख पाता था, कोई कम सीख पाता था। बट अगर उसको इंटरप्रेट करने के लिए, प्रॉपर मार्गदर्शन करने के लिए अगर गुरु का साथ मिल जाता है, तो वही किताब से काफ़ी अच्छा नॉलेज पूरे क्लास को या जो भी उसके साथ जुड़े हैं, उनको मिलता था। बट आजकल ये नहीं होता है, एक भ्रम सा पैदा होता है कि मेरे पास वो किताब उपलब्ध है, मैं जब चाहे तब पढ़ सकता हूँ। बट वो किताब पढ़ने से वो ज्ञान आत्मसात नहीं होता है, उसकी समझ नहीं आती है जो आनी चाहिए। जब ज्ञान मिल जाता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार एक चीज़ का ज्ञान मिल जाए तो आप उसको कई एरियाज़ में, कई फ़ील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं और आपकी ग्रास्पिंग एक वाइडर स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक पढ़ा-लिखा इंसान कई सारे फ़ील्ड्स में बहुत जल्दी ज्ञान अर्जित कर सकता है और उसको उपयोग में ला सकता है। इसलिए किताबों की अपनी महत्ता है और उनको इंटरप्रेट करके पढ़ाने वालों की भी अपनी महत्ता है। बट एक लेवल के बाद फिर आप सेल्फ सस्टेन्ड हो सकते हैं, अपने आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। तो आज के युग में ज्ञान या इन्फॉर्मेशन, मैं कहूँगा ज्ञान से ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे है, बट वो आपको अंदर तक ले जाने की ज़रूरत है और उसके लिए वही मेहनत करनी पड़ेगी जो पहले लोग करते थे और आज भी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। आज भी कई सारे लोग इसके लिए जी जान दे के मेहनत करते हैं और वो लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। बट जो केवल इस भ्रम में रहते हैं कि मेरे पास किताबें हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा।
और अच्छी प्रोग्रेस नहीं हुई। ये कथन उन वैज्ञानिक के हैं जिन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ बदलाव किया, भारतीय विज्ञान की टेक्नोलॉजी के दौर में अपने योगदान से इतना साइंटिफिक योगदान दिया या एक नए कीर्तिमान स्थापित किए जो लेज़र फिज़िक्स में क्यों ना हो, उसके बावजूद एक ऐसा टीम बिल्डिंग खड़ी करने का उनका जज़्बा और एक एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौशल हासिल करना, कैसे हम अपनी प्रौद्योगिकी के सपनों को साकार कराना, एक चुनौतियों के बीच में संभावनाओं को तलाशना, ये एक लीडरशिप का बड़ा रोल होता है। तो अब हम सर आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपने बहुत अच्छी बात कही, ये बात शायद क्रिस्टल क्लियर है, गोल्डन लेटर्स में लिखी है, कोई भी युग आ जाए, आप जब तक उस चीज़ को स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, उस पे हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। तो इंटरनेट ने ये बड़ा आसान सा भ्रम पैदा कर दिया है कि हर चीज़ हमारे फिंगर टिप पे है, वो आज भी उतनी ही चुनौती है, क्योंकि वो आपके मन, मस्तिष्क और कौशल का हिस्सा नहीं है, तो आप शायद उसको उतनी जल्दी अप्लाई हुँ, ना कर पाएँ। परंतु आपकी इस पूरे जर्नी में आपका वो दौर कब आया कि आपको परमाणु जैसे शब्द का बोध बहुत व्यक्तिगत हुआ और आपने एक ऐसे संस्थान का नाम आपको पता चला कि चूँकि आप अच्छे कॉलेज में थे, तो आसानी से डीएई जैसे संस्थानों के बारे में आपको शायद उस समय सूचना मिली होगी और आपने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार के ट्रेनिंग स्कूल की तरफ रुख किया। वो आपका दौर सर एज़ अ स्टूडेंट आपने कैसे बार की जर्नी शुरू की, जो बाद में आरआर कैट से इतना लंबे कार्यकाल में आपकी तब्दील हुई? वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊँगा, क्योंकि फ्रैंकली सांगली जो है, वो इतनी बड़ी सिटी नहीं थी और उस ज़माने में ना ही इंटरनेट था। तो बीआरसी के बारे में ऐसी जानकारी थी कि ये परमाणु में अनुसंधान होता है यहाँ पे, और मैं तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और उस एरिया में काफ़ी अच्छी जानकारी रखता था। तो ऐसा लगता था कि परमाणु अनुसंधान में मेरा क्या काम रहेगा। तो मैं तो अपने ग्रेजुएशन के बाद तुरंत नहीं गया बीआरसी में फ्रैंकली, और मुझे कॉलेज में प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला था। एक मेल्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड करके अच्छी कंपनी थी उस समय, और मैं जिस एरिया में काम करना चाह रहा था, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, तो एग्जैक्टली उसी एरिया में उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया था, और अच्छी ऑफर थी और मैंने वहाँ ज्वाइन भी कर लिया था, और आर&डी जैसा ही काम था वहाँ पे, और मुझे कई चीज़ों में काम करने का मौका मिला। सेमीकंडक्टर वेफर से लेके पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने तक ओह! मैंने कई सारे काम अपने हाथों से किए हैं। पावर ट्रांजिस्टर मैंने वेफर से लेके एंड डिवाइस तक बनाया, और मेरा मुख्य काम था एक्चुअली उनको टेस्ट करने के लिए विभिन्न प्रणालियाँ बनाना, इंस्ट्रूमेंटेशन बनाना। बट चूँकि मैं एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट था, तो मुझे हर एवरी डिपार्टमेंट में मुझे एंट्री पॉसिबल थी, चाहे जो डिपोजिशन हो, डिफ्यूजन हो या बॉन्डिंग हो, हुँ, हुँ। ये सब एरियाज़ में मैंने काम किया, और एक मुझे पर्सनली पूरे सेमीकंडक्टर ग्रोथ से लेके उसके यूटिलाइजेशन तक काम करने का मौका मिला। उसके साथ ही मेरा मेन काम था एप्लीकेशंस का, जो एक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस बनता है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना। तो वो काम मैंने काफ़ी अच्छे से किया, कई जगह नए सर्किट्स बनाए, एक एप्लीकेशंस डेवलप किए, या जो कुछ एग्जिस्टिंग सर्किट्स में प्रॉब्लम थे, जहाँ इंपोर्टेड डिवाइसेस यूज़ होते थे, उसमें भारत में बना हुआ, रादर उस समय मेल्टॉन में बना हुआ डिवाइस कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी काम किया। बट जब 1 साल हो गया मेरा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेल्ट्रॉन में शायद मुझे आर&डी से ज़्यादा वो बाद में मार्केटिंग में रखना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो मैंने वहाँ के जो डिप्टी जनरल मैनेजर थे, उनसे बात की थी कि मेरा वो एरिया नहीं है, मेरी रुचि उसमें नहीं है, मैं आर&डी में रहना चाहता हूँ। तब तक मेरे क्लासमेट्स में से कुछ दोस्त पीआरसी ट्रेनिंग स्कूल में ज्वाइन किए थे, और जब मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था नहीं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। जैसे हमको कॉलेज में लगता था कि यहाँ केवल परमाणु अनुसंधान होता है या न्यूक्लियर पावर के लिए ही काम होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे, डिफरेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छी सलाह दी। तो इनफैक्ट मेरे क्लास के कुछ दोस्त मेरे एक बैच सीनियर जो बीआरसी ट्रेनिंग स्कूल में थे, वहाँ ज्वाइन किए थे। मैं एक 30th बैच में बीआरसी ट्रेनिंग स्कूल में ज्वाइन किया था। मेरा इंटरव्यू रहा था, मैं मेल्ट्रॉन में रहते हुए इंटरव्यू दिया, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा, मेरा सिलेक्शन हो गया था। और मेल्ट्रॉन के लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, बट वो बड़े खुशी खुशी राजी हो गए कि एक मैं वहाँ ज्वाइन करूँ और आर&डी एरिया में काम।
वो छोड़ के फिर मैं बीआरसी ट्रेनिंग स्कूल में जॉइन किया था 1986 में। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतने जल्दी सर आप बीआरसी के बारे में हमें लेके आ गए। चूँकि ये बहुत क्रिस्प है, तो हम जानना चाहेंगे कि सर ये आप आपकी बातों से ये ज़ाहिर फिर से होता है और हमारी ऑडियंस के लिए भी ये बात एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि पैशन को कंटिन्यू करना है, यस। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और हम अगर कोशिश करें तो रास्ते बनते रहेंगे नहीं, और बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि जो मिल्टन में मुझे सैलरी मिलती थी, हुँ, वो काफ़ी ज़्यादा थी और बीआरसी ट्रेनिंग स्कूल में मैं एक ट्रेनी ऑफिसर के तौर पे जॉइन किया था। हुँ, हुँ। तो आज के ज़माने में देखें तो पैकेज में बहुत डिफरेंस था, बट लोअर साइड में मैं गया था। बट जो एक पैशन परस्यू करना है और नेशन के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए मैंने ये रास्ता चुना और बीआरसी ट्रेनिंग स्कूल जॉइन। तो बहुत गौरव वाली बात है। इससे गौरवान्वित क्षण है कि हम अपने राष्ट्र को समर्पित होके अगर अपने जुनून और जिज्ञासावश अगर कुछ करना चाहें, तो जो अपॉर्च्युनिटी मिलती हैं, वो हमें खुशी और ताकत देती हैं और बाकी पैकेजेस तो फिर सर यस। छूट भी सकते हैं पीछे। अब सर आपका बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है मध्य प्रदेश में, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आरआरकैट। जो कि जाने-माने वैज्ञानिक राजा रमन्ना जी के और नाम पे रीनेम्ड किया गया है सीएटी को। तो आपकी जर्नी आरआरकैट में और बीइंग अब जब निदेशक आप संस्थान के बने, तो आपने सर आप उस अनुभव से इस यंग पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बीआरसी ट्रेनिंग स्कूल में भी मेरी सेकंड रैंक आई थी ऑल अक्रॉस और क्रॉस इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में भी, जिसमें मैं पर्टिकुलरली ओरिएंटेशन कोर्स किया था। और मेरा इंटरेस्ट फोटोनिक्स, लेजर्स इस एरिया में था। और उस समय सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी नाम से एक नया सेंटर खुला था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, इंदौर में। और वो एक नया अपकमिंग सेंटर था। जब हमने ज्वाइन किया था तो एक शेड में इसका काम चालू हो गया था। बहुत ही लिमिटेड स्टाफ था, बट फिर भी चूंकि ये अपकमिंग संस्था थी, इंस्टीट्यूशन था, और मेरे पसंद का काम था इसमें लेज़र और फोटोनिक्स का, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ मध्य प्रदेश इंदौर में चलते हैं, यहाँ लेज़र का काम रहेगा। और ये मुझे पूरा विश्वास था कि ये इंस्टीट्यूट आगे चल के काफ़ी अच्छा काम करेगा और मुझे काम करने का अच्छा मौका। ये सोच के मैं फिर अपने चॉइस से लेज़र प्रोग्राम कैट में, उस समय कैट कहलाता था, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, वहाँ ज्वाइन किया एज अ साइंटिफिक ऑफिसर सी, जो ट्रेनिंग स्कूल के कंप्लीशन के बाद जो है वो। और मुझे शुरुआती स्टेज में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी खड़े करने के लिए भी मौका मिला, जो कि राइट फ्रॉम बिल्डिंग द लैब्स और मैन पावर को भी लेके उनको डेवलप करना, ये सारा मौका मिला मुझे शुरुआत में। जैसे जूनियर लेवल पे रहता है तो रिसर्च डेवलपमेंट में और अपने हाथ से काम करने में काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता था। और क्योंकि ये पसंद का काम था तो उसका कभी लोड नहीं होता था, आज की भाषा में कहें तो इट वाज मतलब 12-14 घंटे भी काम करे तो मज़ा ही आता था उसमें कि कुछ चीज़ बना रहे, अपने हाथ से बना रहे। और एक सेंटर में एक्सपर्टाइज लेवल बना हुआ था। दूसरा एक फ़ायदा ये था कि बीआरसी में लेज़र डिवीज़न पहले से था और लेज़र के एक्सपर्ट्स लोग वहाँ पे उपलब्ध थे, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक। जब नया सेंटर बना तो उसमें से बीआरसी से कई सारे लोग जो एक्सपर्ट्स थे वो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में ज्वाइन किए थे और उनका मार्गदर्शन भी मिला। और कुछ नई चीज़ें, नए लेज़र्स बनाने के लिए उनसे प्रेरणा मिली और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। काम करने का मौका मिलना भी एक बड़ी बात है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने ये एडवांस्ड एरिया में काम करने का बहुत अच्छा मौका दिया, जिसके कारण मैं कंट्रीब्यूट। थैंक यू सर। और करियर एवेन्यूज़ की बात करें, यूथ के लिए है, आने वाली जनरेशंस की हम बात कर रहे हैं, इतनी न्यू जॉब्स क्रिएशन की बात चल रही है। एक छोटा-सा भ्रम है कि नौकरियाँ जाएँगी, आएँगी। सर वो तो हर दौर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जब होता है, तो परिवर्तन तो आई थिंक इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। आप कैसे देखते हैं कि अब उस सिनेरियो का भारत जब आप 30वें ट्रेनिंग स्कूल के विद्यार्थी थे और आज अब 2024 में भारत को आप कहाँ पाते हैं? और इस यूथ के लिए साइंस सेंटर में आज हम आपसे जब बात कर रहे हैं रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में, तो आपका क्या मैसेज होगा कि आज की जनरेशन कैसे अपने भविष्य को अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या इन किसी भी डायरेक्शन में आगे जाना चाहती, आपका क्या उनके लिए सर एक मूल मंत्र या गुरु मंत्र हो सकता है?
मेरा मानना तो ये है कि अगर देश को आगे जाना है, तो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। डॉक्टर भाभा ने भी कहा था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इफ इंडिया हैज़ टू टेक इट्स ओन फ्लाइट, देन इट शुड बी बेस्ड ऑन आवर ओन इंजन। बूस्टर जो विदेशी टेक्नोलॉजी जो है, वो बूस्टर का काम कर सकती है। बट अगर हमें आगे बढ़ना है, तो अपना ओन इंजन होना चाहिए। ओन इंजन मतलब अपनी ओन टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ये हमेशा यही गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है कि अपनी ओन चीज़ें बनाओ और आगे बढ़ो। जब देश में पहला रिएक्टर बना था, तब मतलब ये जानकर आश्चर्य होगा आज कि उस समय भारत में साइकिल भी नहीं बनती थी पूरी। कई पार्ट जो है वो विदेश से आते थे और तब साइकिल बनती थी। उस ज़माने में चाइना से पहले भी हमने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया था, जो एशिया का फर्स्ट कहलाया जा सकता है। तो एक ये तो ट्रेडिशन रही उसका है। नाम बता सकते हैं? अप्सरा रिएक्टर है। जी। तो ये एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ट्रेडिशन रही है। और दूसरा ये रहता था कि एटॉमिक एनर्जी में जो कि टेक्नोलॉजीज में काम होता था, ये विदेशी कभी भी रियल टेक्नोलॉजी हमसे शेयर नहीं करना चाह रहे थे, और वो ना ही देते थे। केवल सपोर्टिंग के लिए कुछ चीज़ें देते थे। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, मैं आगे डीआई कहूँगा, तो डीआई में अपनी ओन टेक्नोलॉजी डेवलप करना एक मूल मंत्र था, या एक बेसिक रूल था कि ये करना ही है आपको। तो इसी के लिए इसलिए कई सारे लेज़र जो हैं हमने बनाए यहाँ पे। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें तो इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स आते थे, बट बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो अपनी यहाँ ही बनी है, तो वो बनना बहुत ज़रूरी है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जॉब्स में ये एक बड़ा सेटिस्फेक्शन हो सकता है अगर आप देश की टेक्नोलॉजी को मजबूत करें। क्योंकि देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी देश के प्रगति का असली इंजन होती है। एक जैसे हम लोग देश सेवा के लिए एक जज्बा रहता है, तो पहले मन में आता है कि सीमा पे जाके सैनिक के या मिलिट्री ऑफिसर या इस तरह से हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऑफ कोर्स दोनों में टेक्नोलॉजी में लैब में बैठ के काम करना उतना फिजिकली और वो जान के लिए रिस्की नहीं रहता है। उसकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ उस तरह से कंपैरिजन नहीं की जा सकती। बट ये भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है अगर देश को आगे ले जाना है तो जब अपनी टेक्नोलॉजी रहेगी तो अपने सैनिक भी ज़्यादा मजबूत होंगे। और इसलिए हमारे देश के यूथ को अपनी टेक्नोलॉजी बनाने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और आज भी उसके बहुत अच्छे मौके उपलब्ध हैं। और आज ये ना केवल सरकारी नौकरियों में है, अभी सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को भी ओपन कर रही है इसके लिए। तो R&D टेक्नोलॉजिकल जो एक रियल टेक्नोलॉजी है उसमें काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आईटी में जो है वो जॉब्स मिल जाते हैं, सैलरीज मिल जाती है, बट बहुत ही कम लोग रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। वो किसी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उनका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, उनका फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए अपना समय और अपनी एनर्जी और अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। बट जो लोग अपना हैंड, हार्ट देश के लिए दे रहे हैं एंड ब्रेन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो करना ज़रूरी है। और सरकारी नौकरियों में भी इसके लिए काफ़ी अच्छे मौके हैं। और इसको एक होलिस्टिक वे में देखना ज़रूरी है। एक सैलरी पैकेज के रूप में केवल देखना ज़रूरी नहीं है। आपका अपना लाइफ का सेटिस्फेक्शन, अपने लाइफ से आगे नेशन के लिए आपका कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं, मुझे लगता है आज भी ये जो संस्थान है, इसरो है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, DRDO के संस्थान है, इसमें जो लोग टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, साइंस में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और जो मेहनत करेंगे वो इसमें करके बहुत आगे जा सकते हैं और देश को भी आगे ले बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और चलते-चलते अंत में, चूँकि हमारा समय समय सबसे बलवान है, ये जाएं। हम आपने आज सुबह ज़िक्र में भी कहा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो समय हर जगह महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए अंत में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही, हैंड, हार्ट और ब्रेन, इनको लेके हम देश को अगर हमें बढ़ाना है, आगे ले जाना है, हमें अपना खुद ग्रोथ इंजन खुद ही बनाना होगा। हमारी टेक्नोलॉजी, तभी हमारी फ्लाइट, भाभा जी कह गए हैं, वो बात सबके लिए लागू होती है। अंत में सर,
साइंस सेंटर्स हमारे समाज में, सोसाइटी में आपकी इम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सर आपने एक बहुत बड़ी हमारा संवैधानिक ज़िम्मेदारी के साथ आपने पश्चिम ज़ोन में हमारी काउंसिल के नेहरू नेहरू साइंस सेंटर में ईसी के चेयरमैन के रूप में आपने अपनी मार्गदर्शन हमारी ज़ोन को दिए हैं। तो सर आप हमारे यूथ को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स को, सिस्टम को आप क्या कहना चाहते हैं कि वो साइंस सेंटर विज़िट करने या उनका इम्पोर्टेंस उनकी लर्निंग कर्व में कितना होगा चलते-चलते? नहीं, साइंस सेंटर का तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जैसे अपनी बात में पहले भी कहा गया था, मतलब मैंने कहा था कि इंटरनेट पे आज इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, बट वो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है। इसमें आप हाथ से चीज़ें नहीं सीख सकते। अगर इवन वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी भी आ जाती है, तो एक वो एक आभासी दुनिया है। बट जब यहाँ आके आप देखेंगे साइंस सेंटर में, अपने हाथों से चीज़ें चला के देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे, तो एक चीज़ जो है वो आप अंदर से उसका लर्निंग होता है, आपको एक्सपीरियंस आता है और आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो ये एक जो एक्सपीरियंस देने का काम है, ये साइंस सेंटर्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और ये एक इसेंशियल है। मैं कहूँगा कि ये जो एक स्टैंडर्ड एकेडमिक एजुकेशन है, उसके साथ-साथ ये ऑगमेंटिंग और कॉम्प्लीमेंटिंग, ये दोनों के लिए साइंस सेंटर्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर स्टूडेंट को तो आना ज़रूरी है, बट इवन जनरल पब्लिक को जो है, डे टू डे लाइफ में कई सारी साइंटिफिक चीज़ें रहती है, उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत ज़रूरी है। और वो साइंस सेंटर में काफ़ी अच्छे से हो पाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, और आरएससी भोपाल भी बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ इतने सारे अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और इसका नाम बड़ा अच्छा है, और मैं चाहूँगा कि हर कोई आके यहाँ से एक्सपीरियंस ले और शेयर करें, अपनी इंक्वायरीज रेज करें और अपना नॉलेज बेस बढ़ा लें। तो ये न केवल अपने खुद के लिए, बट नेशन बिल्डिंग के लिए भी इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपके बहुमूल्य समय में से कुछ समय आरएससी भोपाल को देने के लिए। चलते-चलते हमारे दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट सीरीज़ तो एक ऐसा डायमेंशन है जो आप हमें सुन सकते हैं, एक्सपर्ट्स के व्यूज़ जान सकते हैं। लेकिन जैसा कि सर ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड कर सकती है आपको या कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए भौतिक रूप से आपको आपके आस-पास के विज्ञान केंद्रों में या ऐसी लर्निंग हब्स में जाना ज़रूर चाहिए, जहाँ पे आप अपने इस इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को, सीखने की कला को और विकास की दौर में आगे ले जा सकें और एक कुछ नया बदलाव हो सके। उसी नोट पे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारी काउंसिल की ओर से हम यहाँ पे विराम देते हैं और बहुत जल्द ही एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए विचारधारा के साथ उनके व्यू जानने के लिए आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।